नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर 2022 पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम 22 से लेकर 24 मार्च के करंट अफेयर को देखेंगे। इससे पहले के करंट अफेयर के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप जो है देख सकते हैं। मेरी आप लोगों से दो अपील है। पहली तो ये है, यदि हिंदी माध्यम में कंटेंट उपलब्ध कराने का हमारा विजन आपको हेल्प कर रहा है, आपकी तैयारी में मदद कर रहा है, तो हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए, एक सराहना प्रदान करने के लिए आप वीडियोस को लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जिनको अभी पता ही नहीं है कि इस तरह का कंटेंट हमारे द्वारा अवेलेबल कराया जा रहा है। दूसरी अपील मेरी आपसे ये है कि यदि कोई टॉपिक ऐसा है जिस पर चाहते हैं आप कि हम करंट अफेयर का वीडियो बनाएं, या आने वाली जो प्रीलिम्स की परीक्षा है 2022 की, उसको लेकर आप चाहते हैं कि हमारी तरफ से कुछ काम किया जाए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी टीम की तरफ से आपके सुझावों पर विचार ज़रूर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है वो ब्रिक्स कंट्रीज़ का जो एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर वैक्सीन के R&D सेंटर को लेकर बातचीत हुई है, इससे रिलेटेड है। देखिए, वैक्सीन अनुसंधान और विकास के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भारत में, ठीक है, कहाँ पर, इंडिया में एक ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है लॉन्च किया गया है। यहाँ पर देखिए, जो ऑनलाइन लॉन्चिंग सेरेमनी थी उसकी एक जो पिक है वो दिखाई गई है। देखिए, ये जो है सेंटर, ये ब्रिक्स देशों के बीच में आपसी सहयोग और अनुभव को साझा करने में मदद करेगा। इसके अलावा ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके बीच टीका जो करण होता है उसमें बेसिकली टीकों के वितरण में जो है बढ़ावा देगा, और साथ ही ये विकासशील लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध करने में मदद करेगा, ताकि जो संक्रामक रोग होते हैं उनका उपचार किया जा सके, उनकी रोकथाम की जा सके। इसके अलावा जो महामारी या जो स्वास्थ्य आपातकालीन स्थितियां होती हैं, वहाँ पर जो अतिरिक्त टीके हैं उनकी सप्लाई करने में मदद मिलेगी, और साथ ही ये ऐसे बीमारियों पर भी काम करेगा जिनके लिए वर्तमान में टीके उपलब्ध नहीं है। ठीक है, एक डाटा हम देख लेते हैं इंडिया से संबंधित। देखिए, जो भारत है वो विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादकों में से एक है। अगर बात की जाए कि 150 से अधिक देशों में टीकों की आपूर्ति जो है इंडिया के द्वारा की जाती है। वहीं जो WHO है उसके द्वारा जो आंकलित टीकों की आवश्यकता थी, उसमें से लगभग 60 से 70% की जो आपूर्ति है वो भारत करता है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो ब्रिक्स वैक्सीन एंड R&D सेंटर था, वो जो प्रपोज किया गया था 2018 में ही बातचीत चल रही थी, जब जोहान्सबर्ग की डिक्लेरेशन हुई थी। अब ये स्टैब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जब ये पेंडेमिक आई है और इसके दौरान हमें महसूस हुआ है कि देखिए, हमको अपने स्तर पर भी कुछ काम करने की ज़रूरत है, कंप्लीटली वेस्ट पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। तो ब्रिक्स जो है अपने स्तर पर काम कर रहा है, और फाइनली न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुई थी, कौन सी 13वीं ब्रिक्स समिट की, वहाँ पर लीडर्स ने ये बात मानी कि देखिए, ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर जो है एक बनना चाहिए। ठीक है, तो जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन, ये वर्ड ज़रा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं पर जो है पहली बार प्रस्तावना हुई थी इस तरह के R&D सेंटर को बनाने की। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, जो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर एक रिपोर्ट आई है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए, जो सेफ इन इंडिया है, इसके द्वारा एक क्रस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, और इसने ये बताया है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहाँ पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े जो मामलों की तस्वीर है वो कुछ अच्छी नहीं है, बल्कि निराशाजनक ही है। ठीक है, देखिए, एक अनुमान है कि भारत में जो कारखाना निरीक्षक के लिए स्वीकृत पद हैं, उन पे नियुक्तियों का जो अनुपात है वो काफ़ी कम है। जैसे महाराष्ट्र में लगभग 38% ही है, गुजरात में लगभग 57% है, बिहार में लगभग 47% है। बेसिकली हर कारखाने के अंदर एक निरीक्षक होना चाहिए। तो मान लीजिए आपको 50 जो है इस तरह के पद एक बड़ी फैक्ट्री में चाहिए, तो आप देखेंगे कि उसमें से केवल 4 या 5 भर्तियों पर ही नियुक्ति हुई है। तो ये जो रेशियो कम है ये काफ़ी चिंताजनक है। और अगर हम बात करें कारखानों का जो निरीक्षण होता है उसके अनुपात की, तो देखिए 2008 से लेकर 11 के बीच में लगभग 36% पंजीकृत खातों का ही निरीक्षण हुआ था, और उसके
उसके बाद अगर 2012 से 2015 की बात करें तो ये और घट गया था और अब तो ये लगभग 24% के आसपास जो है हो गया है। तो ना तो आपने निरीक्षकों की भर्ती की हुई है और ना ही कारखानों के निरीक्षण की प्रक्रिया को आप फॉलो कर पा रहे हैं। तो इसका जो भुगतान है वो श्रमिकों को करना पड़ रहा है। देखिए एक और सर्वे आया था जिसमें एक बताया गया था, देखिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो 3/4 हैं, ठीक है, ऑटो वर्कर्स, ठीक है, 3/4 ऑटो वर्कर्स अपनी फिंगर्स जो है लॉस्ट कर देते हैं इस तरह के कामों में, ठीक है। तो ये सोचिए डाटा ऐसा कह रहा है और 3/4 बड़ा एक करीब संख्या होती है, ठीक है। अगर औद्योगिक दुर्घटनाओं से संबंधित जो आंकड़े हैं इनकी बात करें तो जो श्रम ब्यूरो है उसके द्वारा ये तैयार किए जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जो ब्यूरो है वो बहुत सीमित क्षेत्रों में जैसे कारखानों में, खदानों, रेलवे, डाक और बंदरगाहों से संबंधित औद्योगिक दुर्घटनाओं को ही जांच करता है, उनके ही आंकड़े प्रकाशित करता है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस आदि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां इस तरह की दुर्घटनाओं के आंकड़े ही इकट्ठा नहीं किए जाते, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए WHO की महामारी संधि, इस पर देखिए कुछ हुआ है। दरअसल इस महामारी संधि को अपनाने की पहले दौर की वार्ता अभी उस पे जो है आयोजित की गई थी। देखिए जो कोविड-19 की महामारी है उसने वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली की जो कमियां हैं उनको उजागर कर दिया है और उसमें सुधार करने की एक आवश्यकता जो है महसूस की गई है। एक ऐसी संधि की जरूरत क्यों है? देखिए हमने देखा था कि जो निर्धन देश थे उनको टीकों की कमी का सामना करना पड़ा था और जो अमीर देश थे उन्होंने मी फर्स्ट इस सिद्धांत पर काम किया था। लेकिन इस तरीके से कि हम अपने आप को पहले रख रहे हैं और जो गरीब कंट्रीज हैं वो सबसे लास्ट में आ रही है, इस तरह से किसी भी वैश्विक पेंडेमिक को जो है टैकल नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए कैसी ट्रीटी है, कैसी संधि होने की जरूरत है जो इस तरह की वैश्विक महामारी आपदाओं के प्रति जो है कुछ प्रोविजंस रखती हो। तो इसी पे देखिए बातचीत हुई थी दिसंबर 2021 में। WHO के कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुच्छेद 19 है इसके तहत एक महामारी संधि का मसौदा तैयार करने पर बातचीत शुरू होगी, इस पर जो है सहमति व्यक्त की गई थी। यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट में बताया गया है कि WHO की जो पेंडेमिक ट्रीटी है वो प्रिवेंट करेगी फ्यूचर में ग्लोबल हेल्थ डिजास्टर्स को, ठीक है। अब देखिए अगर इस विशेष सत्र की बात करें तो 1948 में WHO जो है एस्टैब्लिश हुआ था। इसके बाद ये ऐसा दूसरा विशेष सत्र था जहाँ पे द वर्ल्ड टुगेदर शीर्षक से एक संकल्प को जो है अपनाया गया था, ठीक है। महामारी संधि में कौन कौन से मुद्दे शामिल होंगे? तो एक तो देखिए वायरस के डाटा का साझाकरण हो, दवाओं और टीकों का समान वितरण हो, वैश्विक स्तर पर महामारी से संबंधित जो अनुसंधान हो उस सारे पॉइंट्स को जो है इंक्लूड किया जाएगा। और यूरोपीय संघ तो ये भी कह रहा है कि इस संधि में वन्य जीव बाजारों पर प्रतिबंध को भी शामिल किया जाए, क्योंकि कहीं ना ये रिपोर्ट्स आए थे कि चाइना का जो वन्य जीव बाजार था कहीं ना कहीं वहीं से इस कोविड-19 जो है बीमारी की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये आप समझ गए। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 19 जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए। ये देखिए क्या कहता है, ये WHO को स्वास्थ्य के मामलों पर सम्मेलन या समझौतों को करने का अधिकार देता है और ऐसे समझौतों को अपनाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इससे पहले कब इसका यूज किया गया था? तो देखिए इसी अनुच्छेद के तहत तंबाकू नियंत्रण पर WHO का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन था उसको जो है लागू किया गया था 2005 में। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट ट्रीटी आपको अपनानी है तो अनुच्छेद 19 के तहत आप उस पर बातचीत कर सकते हैं। 2/3 बहुमत से आपको प्रस्ताव पारित करना होगा और फिर जो है ये लागू हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी देखिए एक इंडेक्स रिलीज हुआ है जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022, ठीक है। देखिए ये सूचकांक कह रहा है कि आतंकवादी हमलों में तो वृद्धि हुई है लेकिन फिर भी आतंकवाद के प्रभाव में कमी आई है। जैसे ये कह रहा है कि आतंकवाद की वजह से जो होने वाली मौतें थी उनमें 1.2% की कमी आई है लेकिन हमलों में 17% की वृद्धि हुई है। आइए समझते हैं। देखिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने
लगभग 163 देशों पर इस इंडेक्स को जो है जारी किया गया है। और आतंकवाद से प्रभावित देशों की बात की जाए तो अफगानिस्तान, इराक और सोमालिया जो है टॉप कंट्रीज आए हैं। और भारत के अगर स्थान की बात करें तो 12वां स्थान जो है भारत का है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा डाटा मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए ये जो सूचकांक है इसमें 0 से लेके 10 तक जो है आपको क्रम में नंबर दिए जाते हैं। 0 का मतलब होता है टेररिज्म नहीं है और 10 का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित वो कंट्री है। तो इसमें देखिए फर्स्ट नंबर पर अफगानिस्तान है और 10वें नंबर पर पाकिस्तान है, 12वें नंबर पर देखिए इंडिया है, मतलब टेररिज्म को फैलाने वाले खुद टेररिज्म का शिकार हैं, 10वें नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद देखिए यूएसए भी है जो 28 नंबर पे है और यूनाइटेड किंगडम भी 31 पर है। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो ये देखिए यूएसए और यूके से भी जो है अच्छी पोजीशन में है। और यही यहाँ पर न्यूज़ में भी जो है बताया गया है कि बांग्लादेश जो है वो टेररिज्म थ्रेट्स के मामले में यूएसए और यूके के कंपेयर में काफ़ी अच्छी सिचुएशन में जो है, क्योंकि 2017 के बाद से ही बांग्लादेश ने टेररिज्म को टैकल करने के काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेप्स जो है उठाए थे और वो उनकी रैंक में भी देखिए दिखाई देता है। वहीं भूटान को देखिए 0 स्कोर मिला है, यानी कि वहाँ पे बहुत अच्छी सिचुएशन है, 93rd पोजीशन पे वो है। ठीक है, देखिए अफ्रीका का जो उपसहारा वाला क्षेत्र है वहाँ पर आतंकवाद से होने वाली जो टोटल वैश्विक मौत होती है उसका लगभग 48% है। ठीक है, इसके अलावा जो आतंकवाद से होने वाली मौतों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है तो वो किन देशों में हुई है? नाइजर, माली, कोंगो और साथ में बुर्किना फासो। और ये चारों की चारों कंट्री उपसहारा अफ्रीका के रीजन से ही जो है बिलोंग करती हैं। तो आप देखेंगे कि वो वाला एरिया जो है वो टेररिज्म से मोस्ट अफेक्टेड है। लेकिन फर्स्ट रैंक की बात की जाए तो अफगानिस्तान जो है आता है। इंडिया की रैंक आपको आप ध्यान रखिएगा 12th रैंक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए एक डाटा दिया गया है जहाँ पे जो टेररिज्म की वजह से डेथ होती है 2007 से लेकर 2021 का एक आंकड़ा दिया गया है। अगर हम इस वाले कलर की बात करें तो ये देखिए अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम इस कलर की बात करें तो ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कंट्री जो कि आतंकवादियों को शरण देती है और बढ़ावा देती है, वो कंट्री खुद भी जो है अपनी ही लगाई हुई फैलाई हुई बीमारी से परेशान है। इसके बाद देखिए ये इराक था और ये उससे भी ज़्यादा ऊपर जो है ये पाकिस्तान है। ठीक है, अगर येलो कलर देखेंगे तो ये साहिल कंट्री है और अगर ब्लैक देखें तो ये देखिए यूरोप और नॉर्थ अमेरिका है। और यहाँ पे डेथ जो है वो नंबर दिए गए हैं और यहाँ पर देखिए ईयर जो है दिया गया है। तो इस थोड़ी सी डाटा को देख के आप एक आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए, खुले सागरों पर संधि। ठीक है, ओपन सी ट्रीटी की बात हो रही है। देखिए राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जो जैविक विविधता का क्षेत्र होता है उसके संरक्षण के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए न्यूयॉर्क में एक अंतर सरकारी सम्मेलन की चौथी बैठक यानी कि इंटर गवर्नमेंटल जो है उसकी 4th बैठक IG4 जो है बेसिकली हुई थी। तो इसीलिए न्यूज़ में है। सबसे पहले सी के बारे में समझ लेते हैं कि मैंने आपको बताया राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे ओपन सी, तो ये क्या होता है? देखिए ये एक क्या है, बेसलाइन है। ठीक है, इस बेसलाइन के इधर जो भी वाटर होगा ये आपका क्या है, इंटरनल वाटर, आंतरिक जल कहलाता है। इससे अगर आप थोड़ा सा 12 नॉटिकल मील तक चले जाएंगे तो ये आपका टेरिटोरियल सी कहलाता है। लेकिन इसके बाद अगर आप 24 इस बेस लाइन से अगर आप 24 नॉटिकल मील्स तक जाएंगे तो ये आपका कॉन्टिजीनियस जोन कहलाता है। और अगर बेस लाइन से आप करीब 200 नॉटिकल मील तक चले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। यहाँ तक ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो एक बाउंड्री दी गई है, यहाँ तक कंट्री के पास कुछ ना कुछ अधिकार होते ही हैं। जैसे जो इंटरनल वाटर है वो तो उनका अपना खुद का ही हुआ, टेरिटोरियल सी पे भी बहुत ज़्यादा राइट्स होते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बेसिकली वो रिसर्च वगैरह माइनिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अब इस लाइन के बाद जो आगे का सी होता है वो किसी कंट्री की जागीर नहीं होता, उसको या तो ओपन सी खुला समुद्र कहते हैं या उसी को हाई सी भी जो है बोल देते हैं। तो ये थोड़ा सा ना कौन सा नॉटिकल मील क्या रिप्रेजेंट करता है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो हाई सी था
क्योंकि उसी की बात हो रही है, उसी के प्रोटेक्शन की बात हो रही है। तो ये जो संधि है खुले सागरों पर संधि, इसको देखिए क्या बोलते हैं, इसको राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता वाला एरिया भी बोलते हैं, इसको खुले सागरों पर संधि भी बोलते हैं, और इसको उच्च समुद्री संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ द हाई सीज भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो IGC4 का आयोजन किया गया था, ये बेसिकली संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत जो है किया गया था। इसके अलावा जो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता विकसित होने की बात हो रही है, ये भी UN क्लोज का जो ढांचा है उसके भीतर ही विकसित किया जा रहा है। ये जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IUCN में देखिए बेसिकली कहा है कि ये जो हाई सीज है ये पृथ्वी की सतह का लगभग आधा भाग है, तो इनके ऊपर एक संधि होनी, कुछ जो सभी देशों को मान्य हो, ऐसे नियमों का होना बेहद जरूरी है। अभी केवल बातचीत चल रही है, जब ये कंप्लीटली हो जाएगा तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाइए। देखिए जो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, वहां पर बायोमास के उपयोगों को लेकर एक मिशन जो है इंडिया में चल रहा है। लेकिन अभी जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है, उन्होंने इन ताप विद्युत संयंत्रों की समीक्षा की और साथ में उन्होंने बताया कि जो बायोमास को फायरिंग की प्रक्रिया है, इसको लेकर कुछ चिंताएं उन्होंने व्यक्त की। क्या होता है बायोमास को फायरिंग, ये हम समझेंगे। और समीक्षा के दौरान उन्होंने ये बात जो है उनको पता चली कि जो ताप विद्युत संयंत्र हैं, उनमें जो को फायरिंग की दिशा में प्रगति हो रही है, वो वांछित जो है स्पीड से नहीं हो रही। आइए थोड़ा आसान करके समझते हैं। देखिए मई 2021 में जो खेतों में पराली जलाने की वजह से वायु प्रदूषण की समस्या हो रही थी, और साथ में जो ताप विद्युत संयंत्र है उनका जो कार्बन फुटप्रिंट हो रहा था पृथ्वी पर, उसको कम करने के लिए जो विद्युत मंत्रालय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उन्होंने इस विद्युत संयंत्रों की बायोमास पर आधारित राष्ट्रीय मिशन को जो है शुरू किया था, ठीक है। तो अब इस मिशन के क्या उद्देश्य है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए जो ताप विद्युत संयंत्र है, उनसे कार्बन न्यूट्रल बिजली जो है उसके उत्पादन का हिस्सा बढ़ाया जाए। इसके लिए जो को फायरिंग का स्तर है, फिलहाल क्या है 5% है, उसको बढ़ाकर जो है उच्च स्तर पर ले आया जाए। इसके अलावा जो बायोमास के गट्ठे होते हैं, उनमें जो सिलिका तत्वों की ज़्यादा मात्रा होती है, उसके लिए जो है कुछ ऐसी रिसर्च की जाए ताकि इसको मैनेज किया जा सके। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो थर्मल प्लांट्स हैं वो बेसिकली NGT के डायरेक्टिव्स को फॉलो करने में फेल हो गए हैं क्योंकि बायोफ्यूल की शॉर्टेज है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्योंकि अल्टरनेटिव फ्यूल स्टॉक्स की कमी हो गई है, इसकी वजह से जो थर्मल प्लांट्स हैं वो कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं NGT ऑर्डर के साथ। NGT ऑर्डर क्या था कि आपको पावर जनरेशन के लिए कोल के साथ साथ जो बायोमास पैलेट्स होते हैं उनको 5 से 10% यूज़ करना होगा। अच्छा थोड़ा सा पहले ये समझते हैं कि बायोमास को फायरिंग क्या है। देखिए जब आप बिजली बना रहे हैं तो कोयला का यूज़ कर रहे हैं, तो उस कोयले को जो आप ईंधन के रूप में यूज़ कर रहे हैं उसके साथ साथ आप बायोमास को भी यूज़ कर लें और दोनों चीज़ों को साथ लेके आप चलें और उसके जितना आपने बायोमास यूज़ किया है उतना आपने कोयला रिप्लेस कर दिया, बिजली का उत्पादन करें, ये इसका उद्देश्य है। यहाँ पर देखिए बताया गया बायोमास है, उसका टोरिफिकेशन किया गया, तो यहाँ पे देखिए बायोमास पाउडर बन गया। ये देखिए कोयला है, यहाँ पे इन दोनों को मिला के बेसिकली कंबक्शन चेयर में लेके गए, यहाँ पे कंबक्शन हुआ और फिर देखिए फ्लू गैस जो है आपको मिल गई। इसी तरीके से जो कोल थर्मल पावर प्लांट है वहां पर भी जो है बायोमास को यूज करना, लेकिन अभी बताया गया है कि इतनी प्रगति नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आप समझ गए, तो उद्देश्य समझ गए। एक तो कार्बन न्यूट्रल बिजली आप बनाएं, इसके अलावा क्योंकि बायोमास के अंदर सिलिका तत्व ज़्यादा होता है तो उसको कम करने के लिए कुछ रिसर्च करें, ये इस मिशन के जो है उद्देश्य हैं। यहाँ पर देखिए क्या बताया हुआ है कि किसी बॉयलर के भीतर प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे जो अन्य ईंधन है उनके साथ में बायोमास पदार्थों को भी मिलाकर जब जलाते हैं दहन होता है, उसी को जो है बायोमास को फायरिंग कहते हैं। इसकी वजह इसमें क्या होता है, जो ऑलरेडी एक बुनियादी ढांचा है आपके प्लांट का, उसमें बिना ज़्यादा चेंज किए आप जो है साथ में इस तरह की तकनीक को यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको एक नया प्लांट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है,
आप एक परसेंटेज में कोयले के साथ बायोमास को भी फायर कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये इस तरह के जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, ये यूपीएससी में और साथ में स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए, हमने कोल थर्मल पावर प्लांट पढ़ा, उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लाई ऐश। ठीक है, तो फ्लाई ऐश देखिए, पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि जो नागपुर का कोराडी और खापरखेड़ा में कोयला चालित विद्युत संयंत्र था, उसकी वजह से जो प्रदूषण की समस्या हो रही है उस पर निगरानी रखने के लिए एक हम समिति बनाएंगे। ठीक है, और कहा है कि इन दोनों संयंत्रों को ये कहा जाएगा कि जो आपकी फ्लाई ऐश निकल के आ रही है, इसका 100% आप यूज़ कीजिए, इसको ऐसे ही कहीं भी डंप मत कर दीजिए, जो बाद में हवा के साथ एक जो आपकी हवा प्रदूषण है, ठीक है, उसको बढ़ावा देती है, वाटर पॉल्यूशन को बढ़ावा देती है। ठीक है, और लंग्स को बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट करती है। साथ ही जब ये जो पृथ्वी का एल्बिडो है उसको भी कम करती है, क्योंकि बर्फ़ जैसी चीज़ों पे जम के उनकी जो वाइट कलर का एक सतह होती है जो रिफ्लेक्शन का काम करती है, उसको भी ये कम करती है। तो फ्लाई ऐश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, आमतौर पर चिमनी की राख, ये जो चूर्णित ईंधन राख होती है वही फ्लाई ऐश होती है, कोयला दहन से निर्मित एक उत्पाद होती है ये। ठीक है, भट्टियों में जलने वाले जो कोयले की सोर्स है और जैसा उसका स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर फ्लाई ऐश के जो घटक होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन सभी प्रकार की फ्लाई ऐश में इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाली हूँ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड और कैल्शियम के ऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में होते हैं। कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फ्लाई ऐश होती है उसका कंटेंट क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम के ऑक्साइड, सिलिकॉन के ऑक्साइड और कैल्शियम के ऑक्साइड होते हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म घटक भी होते हैं, जैसे आर्सेनिक, बोरेलियम, सीसा, मैग्नीज, पारा, वेंडिनियम आदि भी पाए जाते हैं। साथ में बिना जले हुए कार्बन के कुछ कण भी जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए, जो फ्लाई ऐश है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये फेफड़ों के अंदर जाके विषाक्तता जो है बॉडी के अंदर कर देती है, क्योंकि इसमें भारी मेटल्स होते हैं जो हमारे शरीर पर फर्क डालते हैं, हमारी जो श्वसन नालिका है उसमें ये जम जाते हैं। इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन का कारण बनते हैं, मैंग्रोव का विनाश होता है, फसल की पैदावार में कमी आती है। तो अब इसको दूर करने के लिए क्या किया जाए, तो देखिए, फ्लाई ऐश जो प्रोड्यूस हो रही है उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर लिया जाए, उसको ऐसे खुले में डंप ना किया जाए। तो क्या कर सकते हैं आप, कंक्रीट का उत्पादन उससे कर सकते हैं, रेत बना सकते हैं, ईंटें बना सकते हैं, जो नरम मिट्टी होती है उसका स्थिरीकरण करने में यूज़ कर सकते हैं, सड़क निर्माण में इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में जो मृदा सुधार और मिट्टी का जो सुधार है उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि फ्लाई ऐश के उपयोग क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लामतीय 2022। ये एक्सरसाइज न्यूज में थी। देखिए, भारतीय सेना और जो सेशल्स की रक्षा बल थे उनके बीच में 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामतीय हुआ है। देखिए, जो वर्ड लामतीय है क्रेओल भाषा का वर्ड है और इसका मीनिंग होता है दोस्ती। ठीक है, और ये 2 साल में एक बार आयोजित होने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, तो कहाँ पे है, पश्चिमी हिंद महासागर का एक द्वीपीय समूह है सेशल्स, और लगभग 115 द्वीप जो है इसके अंदर मिलते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर जो है आपको इस अभ्यास की दिखाई गई है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका नवरोज, ये न्यूज़ में है। तो देखिए, हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो जो हमारी जो अमूर्त विरासत है उसमें से एक टैग जो है नवरोज को भी मिला हुआ है। जैसे यूनेस्को ने भारत की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है नवरोज को रखा गया है। तो ये तो आप समझ गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा कल्चर का पार्ट है। अब ये है क्या, जो पारसी और मुसलमान लोग होते हैं उनके लिए नए साल का जो है जश्न है। और बेसिकली करीब 1079 ईस्वी में जलाउद्दीन मालिक शाह नाम के एक फारसी राजा ने राजस्व को बढ़ाने के लिए और लोगों से टैक्स को इकट्ठा करने के लिए इस त्योहार की जो है शुरुआत की थी। आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बेसिकली यूनेस्को की जो अमूर्त विरासत है ये वाला है।
नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जो विदेशी अधिकरण या फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स हैं, ये न्यूज़ में है और बहुत ही फनी बात की वजह से न्यूज़ में है। देखिए, जो मरे हुआ शख्स है उसको नागरिकता साबित करने के लिए ट्रिब्यूनल ने क्या है, एक नोटिस भेज दिया है। उन्होंने 2016 में एक व्यक्ति थे, ऑलरेडी मर गए थे, उनको बोला कि आपके पेपर्स पूरे नहीं हैं तो आप हमारे सामने जो है पेपर्स लेके हाजिर हो। अब देखिए, जो विदेशी अधिकरण है ये बेसिकली विदेशी अधिकरण आदेश के तहत स्थापित अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं। ये वर्ड जो है जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। संरचना क्या होती है, तो इसके सदस्यों में असम न्यायिक सेवा का जो सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, साथ में न्यायिक अनुभव रखने वाला सिविल सेवक जो सचिव या अतिरिक्त सचिव से पद के नीचे सेवानिवृत्त ना हुआ हो और कम से कम 7 साल की वकालत का अनुभव सहित 35 वर्ष से आयु का जो है अधिवक्ता हो, उसको बेसिकली सम्मिलित किया जाता है। गृह मंत्रालय के द्वारा विदेशी अधिकरण आदेश 1964 में एक अमेंडमेंट किया गया था और अब देखिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेटों को इस तरह के ट्रिब्यूनल स्थापित करने का जो है अधिकार दे दिया है। पहले इस तरह के ट्रिब्यूनल्स स्थापित करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास थी, अब जो है जिला मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए और भी अमेंडमेंट किया गया था और उसमें ये बताया गया है, पहले जो केंद्र सरकार होती थी, ठीक है, वही जो है राज्य प्रशासन ही जो होता था, अगर उसे किसी व्यक्ति पे डाउट है कि ये शायद भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, वो तो राज्य सरकार ही प्राधिकरण में जाके अपील कर सकती थी। लेकिन फिर जो विदेशी अधिकरण संशोधन आदेश 2019 आया, उसमें ये अधिकार सभी व्यक्तियों को दे दिया कि अगर आपको डाउट है तो आप जाके जो है अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो संशोधन हुए, एक ये वाला कि ट्रिब्यूनल्स को स्टैब्लिश करने की शक्ति किसके पास है, इसमें अपील कौन कर सकता है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील जो योजना है वो। तो देखिए, जो कांग्रेस अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उन्होंने ये कहा है कि कोविड महामारी में लंबे टाइम से ये योजना जो है बंद थी, अब क्योंकि स्कूल्स फिर से खुल रहे हैं तो इस मध्याह्न योजना को फिर से जो है शुरू किया जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, वही कि जो कोविड महामारी है उसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन बच्चों को इस टाइम पे सूखा राशन दिया गया था और जो राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम है उसके तहत खाद्यान्न में प्रदान किया गया था। लेकिन जो बच्चों का फूड होता है उसका कोई ऑल्टरनेट तो नहीं है सूखा राशन, तो फिर से इस स्कीम को जो है काम में लाने की जरूरत है। अगर इस मिड डे मील स्कीम के बारे में हम बात करें तो एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, 15 अगस्त 1995 से पूरे देश में लागू की गई थी। सरकारी विद्यालय, सहायता प्राप्त स्कूल और साथ में जो समग्र शिक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त मदरसे होते हैं, उनमें सभी बच्चों के लिए एक समय का भोजन सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। 8वीं कक्षा तक के छात्रों को एक वर्ष में कम से कम 200 दिन पका हुआ पौष्टिक भोजन इसके तहत मिलता है। और साथ में जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसके अंतर्गत जो अधिदेशित स्कूल प्रबंधन समिति होती है वो इस स्कीम की जो है निगरानी करती है। तो कौन जो है इसकी निगरानी करता है, ये आपको जो है पता होना चाहिए। किस एक्ट के तहत जो ये पावर मिली हुई है, ये आपको जो है पता होना चाहिए। देखिए, जो नियम है इस स्कीम का 2015 वाला, वो क्या कहता है कि बच्चों को जो भोजन है वो केवल स्कूल के परिसर में ही परोसा जाएगा और यदि किसी कारणवश खाना उपलब्ध नहीं है, कोई भी कारण है, अगर आप विद्यालय की पढ़ाई के टाइम पे खाना नहीं दे पा रहे हैं, तो जो राज्य सरकार है वो अगले महीने की 15 तारीख तक जो खाद्य सुरक्षा भत्ता है उसका भुगतान करेगी। तो इतना जो है ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो स्वच्छ भारत मिशन, ये चर्चा में है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन का जो पहला चरण था उसमें हर ग्रामीण घर में एक शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था और 2019 में यह घोषणा हो गई थी कि इसके पहले चरण ने अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब देखिए, जल संसाधनों पर गठित एक संसदीय स्थायी समिति ने रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि इस साल तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा प्राप्त करने वाले
वाले केवल 12% गांव ही स्वच्छ भारत के मिशन के तहत दूसरे चरण में अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल रहे। यानी कि अब जो लक्ष्य प्राप्त करने का एक रेशो है वो कम हो गया है। इसके अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे को स्थापित करने का लक्ष्य वो भी पूरा नहीं हो पाया है और 2021-22 के दौरान 7 फरवरी तक केवल 22% लक्षित गांवों को ही कवर किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है इस पे काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत वाला है, यानी कि जो अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है, इसको देखिए करीब इतने करोड़ के साथ जो है 5 साल की अवधि 2021 से लेके 26 तक के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें क्या बोला गया था, कंप्लीट फीकल स्लज मैनेजमेंट और वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, जो कचरा है उसका स्रोत पर ही जो है सेग्रेट कर दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक में रिडक्शन लाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एयर पॉल्यूशन में रिडक्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा बोला गया था कि बायो रेमिडिएशन किया जाएगा जो डंप साइट्स है उनका। यहाँ पर भी देखिए अगेन इसके बारे में बताया हुआ है कि शहरों को कचरा मुक्त बनाना इसका लक्ष्य है और सभी शहरी स्थानीय निकायों को ODF प्लस और 1 लाख से कम आबादी वाले निकायों को ODF प्लस प्लस बनाना इसका जो है लक्ष्य है। 3 तरह के R पर ये काम करता है। 3AR स्ट्रैटेजी है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इस तरह के जो कीवर्ड होते हैं ये अपने मेंस के आंसर में आप लिख सकते हैं, जैसे 3R स्ट्रैटेजी है ना, फिर आप उनको बता दीजिए। इसके अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है उसके क्या उद्देश्य हैं ये आप बता दीजिए। फिर जैसे डाटा मैंने आपको बताया कि केवल 22% गाँवों तक ये अभी तक पहुँच हुई है, तो वो बता दीजिए किस पर काम करने की जरूरत है। इसी तरीके से आप एक इफेक्टिव आंसर जो है लिख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पारा प्रदूषण। ठीक है, मरकरी पॉल्यूशन। तो देखिए इंडोनेशिया के सरकार के साथ जो संयुक्त राष्ट्र है उसने पारा के वैश्विक अवैध व्यापार का मुकाबला करने पर बाली घोषणा में एक मिनीमाता अभिसमय के जो पक्षकार हैं उनके समर्थन की जो है मांग की है। बेसिकली देखिए एक क्या है मिनीमाता समझौता है। ये मिनीमाता समझौता क्या है पहले ये जो है समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि 2013 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में एक अंतर सरकारी वार्ता समिति थी, उसके 5वें सत्र में सिग्नेचर किए गए थे और इसको जो है अडॉप्ट किया गया था। 2017 में ये लागू हो गया था। बेसिकली जो पारे की वजह से प्रॉब्लम होती है उसको रोकने के लिए है ना ये समझौता बनाया गया था। यानी कि मिथाइल विषाक्तता जो हो जाती है, जो पहली बार जापान की मिनामिता खाड़ी के निवासी थे वहाँ पर ये बीमारी देखी गई थी, इसको रोकने के लिए बेसिकली इस कन्वेंशन को लेकर आया गया था। और ये रोग जो हुआ था ये जो औद्योगिक कचरा था उसमें के अंदर जो पारा था और वो जो मछलियाँ उसको कचरे को बेसिकली एक तरीके से खा रही थी और वो पारे की जो सांद्रता है मछलियों में बढ़ती जा रही थी और फिर उन मछलियों को जब लोगों ने खाया तो उनमें मिनीमाता नाम की एक बीमारी हो गई और उसी को टैकल करने के लिए ये कन्वेंशन लेके आई गई थी। अब जो है इंडोनेशिया गवर्नमेंट और संयुक्त राष्ट्र जो है वो इस अभिसमय के पक्षकारों से कह रहे हैं कि देखिए हमें क्या है अब और फर्दर इस पे काम करने की ज़रूरत है, तो वो जो है सबका सहयोग मांग रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या बताया गया है, तो यहाँ पर देखिए प्रमुख तथ्य क्या है। तो पारे का पहले सोर्स देख लेते हैं। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक तत्व है, वायु जल मृदा सब में मिलता है। अगर नेचुरल रूप से देखें तो जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, भूतापीय गतिविधियाँ होती हैं, जंगलों में जो आग लग जाती है, इनकी वजह से वातावरण में निर्मुक्त होता है। इसका मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो तंत्रिका तंत्र, पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली पर यह प्रभाव डाल सकता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक 10 पॉल्यूटेंट हैं, यानी कि 10 रसायन हैं, उनमें से ये एक माना जाता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। इसके बाद मिनीमाता कन्वेंशन के बारे में आपको बता दिया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। कुकी जनजाति, ये न्यूज़ में है। देखिए एक अलग राज्य की मांग ये लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुकी जनजातियों को ये लगता है कि हम अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुके और हमने उपनिवेशवाद को उखाड़ने में अपना योगदान दिया था, लेकिन भारत में आज़ादी मिली तो हमें असुरक्षित छोड़ दिया गया है, हमारे हितों को ध्यान नहीं रखा गया है, इसीलिए एक अलग राज्य की मांग ये कर रहे हैं। तो देखिए कहाँ के हैं, मूल रूप से मिजोरम के मिजो हिल्स, जो पहले लोसाई के नाम से जाने जाते थे, उसके निवासी और एक जातीय
समूह है और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में ये जो है मिलते हैं। 1917-1919 का जो कुकी राइजिंग जो हुआ था, वहां पर देखिए उपनिवेशवाद के खिलाफ कुकी लोगों के एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी उसको जाना जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय सेना में भी काफी संख्या में भर्ती हुए थे। तो थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी हो गई। नेक्स्ट टॉपिक वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। तो देखिए वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है और साथ में दक्षिण भारत का जो हाथी अभयारण्य संख्या नंबर 7 है उसका भी एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केरल का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जहाँ पर 4 सींग वाले मृग जो है देखे जाने की जानकारी मिली है। तो ये देखिए केरल का एक मैप दिखाया गया है और यहाँ पर देखिए वायनाड ये इसकी लोकेशन दिखाई गई है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गिद्धों की 2 प्रजातियां, लाल सिर वाले गिद्ध और सफेद पीठ वाले गिद्ध पहले केरल में हर जगह मिलते थे, लेकिन अब ये केवल वायनाड के पठार तक ही सीमित हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की अच्छा ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि अभयारण्य जो है इसमें मिस्र के गिद्ध, हिमालय गिरफान और साथ में जो सिनरेस गिद्ध की उपस्थिति की भी सूचना मिली है। ठीक है, अगर ये नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, वायनाड वन परिसर तो ये देश के सबसे महत्वपूर्ण बाघ आवासों में से एक है और जो कामनी नदी और उसकी सहायक नदी प्रणालियों के लिए एक प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्र भी है। यूपीएससी ने ऑलरेडी जो ये वाला फैक्ट है इस पे क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, तो ये टॉपिक या जो ये वाला जो पोर्शन है एनवायरमेंट का ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए फिनलैंडाइजेशन। ये टर्म जो है न्यूज़ में है जियोपॉलिटिक्स में। दरअसल जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक सुझाव दिया है कि रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त होने पर फिनलैंडाइजेशन यूक्रेन के लिए एक वास्तविक परिणाम हो सकता है, यानी कि यूक्रेन भी शायद इसी रास्ते पर चल सकता है। हालांकि उनकी आलोचना हुई है तो उन्होंने ये फिर स्टेटमेंट वापस ले ली। अच्छा पहले देखिए फिनलैंड की एक लोकेशन यहाँ पर देख लेते हैं। तो गल्फ ऑफ बोथानिया यहाँ पे पड़ती है, फिर ये स्वीडन है, नॉर्वे है, यहाँ पे नॉर्वे का सी है। ठीक है, ये बाल्टिक सी है। इसके बाद ये देखें तो ये रशिया है, ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर दिख रहा है। तो दरअसल जब ये शीत युद्ध वाला टाइम चला था तो फिनलैंड का थोड़ा सा झुकाव जो है रशिया की तरफ था, तो इन्होंने एक ऐसा न्यूट्रल रहने की जो है चीज़ चुनी कि हम रशिया के सहयोग से न्यूट्रल रहेंगे और वेस्ट वाली साइड का या किसी का जो है पक्ष नहीं लेंगे, लेकिन इनका थोड़ा सा झुकाव यूएसएसआर की तरफ था। देखिए फिनलैंडाइजेशन जो है ये कहता है फिनलैंड के जैसा होना। फिनलैंड के जैसा होना का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम किसी एक जो वैश्विक शक्ति है उसका पक्ष नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा हम किसी एक पावर के साथ मिलकर कह रहे हैं, यानी कि यूएसएसआर की तरफ हमारा थोड़ा सा झुकाव है, लेकिन हम न्यूट्रल रहेंगे, हमारी पॉलिटिक्स जो है इंडिपेंडेंट रहेगी। तो देखिए ये मॉस्को और पश्चिम के बीच सख्त तटस्थता की नीति को बताता है और जिसका पालन फिनलैंड ने शीत युद्ध के दौरान जो है किया था, और ये सिद्धांत मित्रता, सहयोग और पारस्परिक सहायता के समझौते में निहित था। और ये समझौता 1948 में फिनलैंड ने यूएसएसआर के साथ जो है साइन किया था। बेसिकली आपको बस इतना थोड़ा पता होना चाहिए कि जियोपॉलिटिक्स में ये जो टर्म है इसका क्या मीनिंग निकल जाता है। इस संधि के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है ये आपको बताया गया है, और साथ में रूस के साथ जब युद्ध समाप्त हो गया था तो फिनलैंड का क्या एक रुख रहा था ये थोड़ा सा यहाँ पर बताया हुआ है। आपके लिए बस इतना जानना है कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भारत का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उससे कैसे अलग है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंप्लीटली न्यूट्रल रहने की बात करता है और बेसिकली वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करता है कि जो अच्छा होगा हम उसको अच्छा कहेंगे, जो बुरा होगा उसको हम बुरा कहेंगे। लेकिन जो फिनलैंड वाला पक्षपात से अलग रहने वाला विचार है वो एक सुपर पावर की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विंग्स इंडिया 2022। ये देखें न्यूज़ में है, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, साथ में जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है और साथ में जो फिक्की है, भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ, इन सब ने 24 से लेकर 27 मार्च तक जो बेगमपेट एयरपोर्ट है हैदराबाद में, वहाँ पर विंग्स इंडिया 2022 का देखिए जो है आयोजन किया गया है। यहाँ पे आपको इसका बताया गया है, ये एशिया का लार्जेस्ट इवेंट है ऑन सिविल एविएशन पे, ठीक है। तो नागरिक उड्डयन पर ये एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है, ये मैंने आपको जो है बता दिया है। इसके बाद देखिए उद्देश्य क्या है, नए व्यापार का अधिकरण, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को बनाना, फिर रीजनल कनेक्टिविटी पर ध्यान देना, इसके लिए एक अनुकूल मंच प्रदान करना, ठीक है। इसके अलावा खरीदार, विक्रेता और जो निवेशक होते हैं सभी हितधारकों को एक साथ जो है लेकर आना। इसके बाद एक स्कीम है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो बेसिकली रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लेकर आया गया था। क्षेत्रीय पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो बंद या कम संचालित हवाई अड्डे थे उनको जोड़ने हेतु विश्व में पहली सस्ती यानी कि कम कीमतों पर आधारित एक रीजनल कनेक्टिविटी ये स्कीम है। इसके बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसके बारे में देखिए थोड़ा सा दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, तो विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, इसके लिए 24 मार्च को एक दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है लोगों में इस महामारी के प्रति जो है जागरूकता फैलाने के लिए। देखिए बात की जाए तो 1882 में जो डॉक्टर रॉबर्ट कोच थे, उन्होंने एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की घोषणा की थी जो टीबी का कारण बनता है, और इस खोज के बाद से टीबी का जो उपचार करना है वो संभव हो पाया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक डाटा कहता है कि हर दिन 4100 से अधिक लोग जो है टीबी की वजह से अपनी जान गंवाते हैं और लगभग 28,000 से लोग जो है इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए दुनिया भर में कुल टीबी के जो मामले हैं उसमें अगर भारत के हिस्से की बात की जाए तो ये लगभग 26% है। इस साल की थीम क्या है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लिव्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया हुआ है कि लगभग 76,000 चिल्ड्रंस जो है 9 शहरों में टेस्ट किए गए थे, उसमें से 5,500 बच्चों को जो है टीबी था। कुछ और डाटा यहाँ पर दिया गया है, देखिए बताया गया है कि 9% चिल्ड्रंस जो थे वो डायग्नोज किए गए थे मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी। देखिए जो फर्स्ट लाइन डोज होती है टीबी की, जब आप उनके प्रति भी रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं तो आपको जो है ड्रग रेसिस्टेंस टीबी हो जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट बहुत एक्टिव होकर इस पर काम कर रही है। टीबी से रिलेटेड और इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं उन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए किसकी वजह से होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के जीवाणु की वजह से होता है, ठीक है। और ये लगभग 200 सदस्यों के परिवार से संबंधित एक जीव है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये 23 मार्च को देखिए सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। इससे पहले अक्टूबर 2021 में जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि जो WMO है, उसने स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2021 को भी जो है जारी किया था। तो इस वजह से जो WMO है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 1 से 92 सदस्यता वाला एक क्या है, अंतर सरकारी संगठन है और भारत भी जो है इसका पार्ट है। 1973 में वियना में एक अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस हुई थी, इसके बाद इसको स्थापित किया था। अगर मुख्यालय बात करें तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्टैब्लिश है, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए हमने आज की जितने भी टॉपिक्स थे सबको डिस्कस कर लिया है। जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको बताते हुए चलती हूँ, तो उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया कीजिए, क्योंकि क्या पढ़ना है इसके साथ में क्या नहीं पढ़ना है ये भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक चीज़ आपको समझ आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।